नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल भारत ज्ञान क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं रेलवे एग्जाम 2026 के लिए साइंस के सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो कि आरआरबी, ग्रुप डी, एएलपी और टेक्नीशियन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें साइंस पूछता है, उसके लिए बहुत ही बेहतरीन ये क्लास होने वाली है। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका, जब प्रकाश की किरण एक गोलीय लेंस के प्रकाशिक केंद्र से होकर गुजरती है तो यह डैश करती है। जैसे कि ऑप्शन दिया है, फोकस की ओर मुड़ती है, अविचलित उभरती है, अभिलंब से विचलित हो जाती है, हमेशा परावर्तित होती है। दोस्तों, इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर कमेंट कीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन बी, अविचलित उभरती है। जब प्रकाश की किरण एक गोलीय लेंस के प्रकाशिक केंद्र से होकर गुजरती है तो यह अविचलित उभरती है, यानी सीधे निकल जाती है। जैसे इसको हम लोग दोस्तों थोड़ा और एक्स्ट्रा नॉलेज इसके बारे में लेते हैं। देखिए दोस्तों, प्रकाशिक केंद्र प्रकाश का सीधा पथ। प्रकाशिक केंद्र मतलब प्रकाश का सीधा पथ। तो उत्तल लेंस में देखिए, उत्तल लेंस ये हो गया आपका उत्तल लेंस। इसमें प्रकाशिक केंद्र है, तो प्रकाश जा रही है सीधा प्रकाशिक केंद्र से, तो बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है। ठीक है दोस्तों, देखिए इसमें लिखा है बिना विचलन के सीधे गमन। प्रकाश की किरण प्रकाशिक केंद्र से गुजरते समय मुड़ती नहीं है। अवतल लेंस में भी वही होगा। प्रकाश की किरण जाएगी प्रकाशिक केंद्र से तो वो सीधे निकल जाती है। अपरिवर्तित मार्ग। अवतल लेंस में भी किरण प्रकाशिक केंद्र से सीधी रेखा में गुजरती है। प्रकाश की किरण के बारे में देखिए, लेंस में वह प्रवेश करने वाली और सीधे बाहर निकलने वाली किरण होती है। प्रकाशिक केंद्र, लेंस का वह केंद्र बिंदु जहाँ कोई विचलन नहीं होता, प्रकाशिक केंद्र कहलाता है। चलिए दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक अत्यधिक प्रत्यास्थ होता है और हमारे शरीर में दो अस्थियों को जोड़े रखने में सहायक होता है। दोस्तों, ये सब आरआरबी ग्रुप डी प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन हैं और इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान में रखिए। आगे आने वाले जो एग्ज़ाम है, अभी ग्रुप डी का एग्ज़ाम होने वाला भी है, तो उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है ये सब। आप लोग इस क्लास में निरंतर बने रहिए और हम इस क्लास को निरंतर आगे बढ़ाते रहेंगे। तो दोस्तों, इसका ऑप्शन है महाभक्षकाणु। ऑप्शन बी दिया है वसाणु, मास्ट कोशिकाएं, स्नायु। तो अस्थि को जोड़ने में सहायक होता है। दो अस्थियों को जोड़ने के लिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लिंगामेंट। अस्थि रहेगा तो लिंगामेंट होगा, और मांसपेशी और अस्थि होगा तो टेंडन होगा। चलिए इसके बारे में और कुछ देख लेते हैं। लिंगामेंट एक प्रकार का संयोजी ऊतक है। कनेक्टिंग टिश्यू होता है। यह दो अस्थियों को आपस में जोड़ता है। इसमें अत्यधिक प्रत्यास्थ होती है, जिससे यह खींच सकता है और फिर अपनी जगह पर वापस आ जाता है। याद रखने की ट्रिक है इसका, लिंगामेंट जो कि है बोन टू बोन कनेक्शन, यानी अस्थि से अस्थि को जोड़ता है। टेंडन जो है कि मस्कल टू बोन कनेक्शन, यानी मांसपेशी से अस्थि को जोड़ता है टेंडन। अगला देखते हैं, स्पाइरोगाइरा में प्रत्येक खंड एक पूर्ण जीव में विकसित हो जाता है। इसका संभावित कारण क्या हो सकता है? स्पाइरोगाइरा में प्रत्येक खंड एक पूर्ण जीव में विकसित हो जाता है। इसका संभावित कारण क्या हो सकता है? ऑप्शन दिया, प्रत्येक कोशिका स्वतंत्र वृद्धि करने में सक्षम होती है, प्रत्येक खंड में जड़ें होती हैं, प्रत्येक खंड में जटिल अंग होते हैं, विखंडन केवल प्रयोगशाला स्थितियों में ही होता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। सही आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रत्येक कोशिका स्वतंत्र वृद्धि करने में सक्षम होती है, इसीलिए प्रत्येक खंड एक पूर्ण जीव में विकसित हो जाता है। देखिए दोस्तों, इसके बारे में, यह एक हरा शैवाल है, यानी ग्रीन एल्गी है, जो कि पानी, तालाब, झील में पाया जाता है। इसका शरीर लंबे धागे फिलामेंट जैसा होता है।
हर खंड लगभग समान और स्वतंत्र होता है। मुख्य कारण है इसका पुनर्जनन। स्पाइरोगाइरा का शरीर कई समान कोशिकाओं से बना होता है। जब इसका धागा टूट जाता है तब हर छोटा टुकड़ा अपने आप बढ़कर नया पूरा जीव बन जाता है। जैसे कि देखिए दोस्तों, ये रहा आपका पूरा शरीर। मान लीजिए यहाँ से इसको 2 टुकड़े में काट दिए तो एक ये पूरा शरीर बन गया, एक ये पूरा शरीर बन गया। स्पाइरोगाइरा में प्रत्येक खंड का पूर्ण जीव बनना पुनर्जनन एवं विखंडन के कारण होता है। स्पाइरोगाइरा में प्रत्येक खंड का पूर्ण जीव बनना पुनर्जनन एवं विखंडन के कारण होता है, जो कि आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, तो क्योंकि इसकी प्रत्येक कोशिका में नया जीव बनने की क्षमता होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। जनन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें दिया है, कथन एक दिया है, बैल अकेले ही बछड़ा पैदा कर सकता है, जो कि गलत बात है इसमें, ठीक। 2 दिया है, मुर्गियाँ अकेले नए चूजे उत्पन्न नहीं कर सकती, ये सही बात है। तो ऑप्शन में देखिए कथन 1 गलत और कथन 2 सत्य। तो कथन 2 सत्य दिया है ऑप्शन डी में, सही आंसर हो जाएगा इसका डी, ऑप्शन नंबर डी। कथन 2 सत्य है लेकिन कथन 1 असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित अभिक्रिया Fe+CuSO4 को बना रहा है, तो फिर इसमें Fe जुड़ जा रहा है SO4 से। तो FeSO4+Cu में लोहा का क्या होता है? लोहा का ऑक्सीकृत हो जाता है या परिवर्तित रहता है या उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है या अपचयित हो जाता है। तो ये हो गया, कॉपर सल्फेट से लोहा क्रिया करता है, तो यहाँ पे फेरस सल्फेट और कॉपर अलग हो जाता है, तो फेरस यहाँ पर जुड़ जा रहा है, यहाँ पे लोहा जुड़ रहा है, तो लोहा का यहाँ पे हो जाएगा ऑक्सीकृत, लोहा ऑक्सीकृत हो जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लोहा का ऑक्सीकृत होना। अगला देखिए, किसी परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? किसी परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शन दिया इसका, एक समान समांतर सीधी रेखाओं के रूप में होता है, यह असमान होता है, यह यादृच्छिक पैटर्न बनाता है, या यह शून्य होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, यह एक समान समांतर सीधी रेखाओं के रूप में चलती है। इसके बारे में थोड़ा फैक्ट देख लेते हैं। और परिनालिका को इंग्लिश में बोलते हैं सोलेनॉइड के अंदर चुंबकीय क्षेत्र लगभग समान और मजबूत होता है। परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र लगभग समान और मजबूत होता है। यह एक लंबी कुंडली होती है, कॉइल होती है। इसमें तार को कई चक्कर में लपेटा जाता है। जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो यह चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। इसकी मुख्य विशेषताएं देखिए, परिनालिका के अंदर होता है चुंबकीय क्षेत्र समान होता है, रेखाएं समांतर होती हैं, क्षेत्र मजबूत होता है। इसके बाहर देखिए क्या क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र कमजोर होता है और असमान होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अपच के दौरान आमाशय बहुत अधिक अम्ल उत्पन्न करता है, जिसे निम्नलिखित में से किसके द्वारा निष्प्रभावित किया जा सकता है? तो अपच के दौरान जब अपच हो जाता है तो आमाशय बहुत अधिक अम्ल उत्पन्न करता है, तो उसके लिए हम लोग किसका प्रयोग करेंगे ताकि अपच मतलब ख़त्म हो सके? तो उसके लिए दोस्तों हम लोग मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग करते हैं, जिसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से जाना जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था वाष्पीकरण की दर में वृद्धि नहीं करेगी? देखिए दोस्तों, पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि होगा तो वाष्पीकरण के दर में वृद्धि होगी, ये तो सही हो जाएगा। पवन की चाल में कमी, तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जब इसमें कमी होगा तो वाष्पीकरण की दर भी कमी हो जाएगा, वृद्धि नहीं करेगी। तापमान में वृद्धि होगा तब भी वृद्धि होगा, आर्द्रता में कमी होगा तब भी वृद्धि होगा। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, पवन की चाल में कमी। अगला क्वेश्चन देखिए,
वृत्तीय लूप के कारण चुंबकीय क्षेत्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? वृत्तीय लूप के कारण चुंबकीय क्षेत्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए दिया है आपका, क्षेत्र रेखाएं लूप के तल के समांतर होती हैं। लूप के परितः प्रत्येक स्थान पर क्षेत्र एक समान होता है। क्षेत्र धारा और त्रिज्या पर निर्भर करता है। केंद्र पर क्षेत्र रेखाएं वृत्तीय होती है। वृत्तीय लूप चुंबकीय क्षेत्र के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी। क्षेत्र धारा और त्रिज्या पर निर्भर करती है। क्षेत्र धारा और त्रिज्या पर निर्भर करती है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा नेत्र दोष मुख्य रूप से उम्र के साथ समंजन क्षमता के दुर्बल होने के कारण होता है? दोस्तों यह क्वेश्चन एग्जाम में बार बार रिपीट होता है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन को आप लोग याद रखिएगा, जो कि बार बार एग्जाम में रिपीट होता है। नेत्र दोष मुख्य रूप से उम्र के साथ संबंधन क्षमता के दुर्बल होने का कारण होता है। ऑप्शन दिया, अबिंदुकता, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, चरा दूरदृष्टिता यानी प्रेस बायोपिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रेस बायोपिया, जो कि उम्र के साथ समंजन क्षमता के दुर्बल होने के कारण होता है। जरा दूरदृष्टि तथा प्रेस बायोपिया। अगला क्वेश्चन है, एक अनुवांशिक प्रयोगशाला में एक निषेचित मानव भ्रूण में यक्स गुण सूत्र पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शन ए दिया, इसमें भ्रूण में एक अतिरिक्त वाई गुणसूत्र होता है। भ्रूण मानव मादा बन जाएगा। भ्रूण में लिंग गुणसूत्र का अभाव होता है। भ्रूण मानव नर बन जाएगा। दोस्तों ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बार बार रिपीट होता है, जो कि सीधे इसी तरह आपको पेपर में छपते हुए दिखेगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को भी आप लोग याद रखिएगा। तो इसका सही आंसर जब यक्स मिलेगा दोस्तों, तो भ्रूण जो है कि मानव मादा बन जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन बी। यही जो अगर यक्स और वाई होता दोस्तों, यक्स वाई रहेगा, तो भ्रूण मानव नर बन जाएगा, यानी लड़का होगा, ये लड़का बन जाएगा ये। ठीक है दोस्तों, यक्स रहेगा तो लड़की हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किस विभाज्योतिकी उत्तक में ऑक्सीन का स्तर सर्वाधिक होता है? तो इसमें देखिए ऑप्शन दिया, पार्श्वीय विभाज्य उत्तक, जाइलम, अंतर्वेशी विभाज्य उत्तक, शीर्षस्थ विभाज्योतिक उत्तक। तो पूछ रहा है किस उत्तक में ऑक्सीन का स्तर सर्वाधिक होगा? तो सबसे अधिक होता है आपका शीर्षस्थ विभाज्योतिक उत्तक, एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित विकल्पों में कौन सा एक समांगी मिश्रण है? तो ऑप्शन दिया है, वायु, तेल और जल, रेत और लौह चूर्ण, मृदा में देखिए दोस्तों आप लोगों को आँख से दिखाई देता है अलग अलग। रेत और लौह चूर्ण को भी मिलाएंगे तो अलग अलग दिखाई देगा। तेल और जल को भी मिलाएंगे तो अलग अलग दिखाएगा। लेकिन वायु में कई प्रकार का गैस मिला होता है जो कि समान दिखता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसके बारे में कुछ और जान लेते हैं दोस्तों। जिसमें सभी घटक पूरी तरह समान रूप से मिले होते हैं, मिश्रण का हर भाग एक जैसा दिखाई देता है, अलग अलग घटक आंखों से दिखाई नहीं देते हैं, उसे हम लोग समांगी मिश्रण कहते हैं। उदाहरण हो जाएगा समांगी मिश्रण का नमक पानी जो होगा तो नमक का विलयन हो जाएगा। चीनी पानी, चीनी का घोल हो जाएगा। हवा, गैसों का समांगी मिश्रण हो जाएगा। विषमांगी मिश्रण के उदाहरण आप लोग देख लीजिए। तेल और पानी जो कि अलग अलग आंखों से स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। रेत, पानी भी स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। इनमें घटक अलग अलग दिखाई देते हैं तो विषमांगी मिश्रण कहलाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक संतृप्त हाइड्रोकार्बन के रूप में वर्गीकृत है? एथीन, एथाइन, बेंजीन, एथेन।
तो दोस्तों इसके लिए एक रूल है, इसके लिए एक रूल है, जहाँ पर EnE रहेगा, YnE रहेगा, उसे हम लोग असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के रूप में जान सकते हैं, और जहाँ पर AnE रहेगा उसको संतृप्त हाइड्रोकार्बन के रूप में जान सकते हैं। तो पूछा है संतृप्त हाइड्रोकार्बन, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में सिंगल बॉन्ड होता है और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में डबल और ट्रिपल बॉन्ड होता है। इसके बारे में चलिए कुछ और देख लेते हैं। ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें सभी कार्बन कार्बन बंध एकल बंध होते हैं, एकल यानी सिंगल बॉन्ड होते हैं, इनमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं होते हैं, इसलिए इन्हें संतृप्त कहा जाता है, संतृप्त कहा जाता है। उदाहरण हो जाएगा मेथेन हो जाएगा, CH4, एथेन हो जाएगा, प्रोपेन हो जाएगा। लास्ट में दोस्तों इसके AnE आएगा, ठीक। और संतृप्त हाइड्रोकार्बन देख लीजिए, एल्कीन हो जाएगा और एल्काइन हो जाएगा। तो एल्कीन में डबल बॉन्ड है, एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड है, तो ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का उदाहरण हो सकते हैं, हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, अनाज के भंडारण के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी एक जैविक हानि नहीं है? एक जैविक हानि नहीं है। कीटों के कारण हो जाएगा तो जैविक हानि हो जाएगा, सूक्ष्म कीड़ों के कारण ये भी जैविक हानि है, अनुपयुक्त नमी के कारण हानि, तो यही इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, अनुपयुक्त नमी के कारण हानि, जो कि एक जैविक हानि नहीं है। अगला क्वेश्चन है, किसी गतिमान पिंड द्वारा अपनी गति के कारण प्राप्त की गई ऊर्जा डैश कहलाती है। गतिमान पिंड द्वारा अपनी गति के कारण प्राप्त की गई ऊर्जा क्या कहलाती है? तो गतिज ऊर्जा कहलाती है, गतिज ऊर्जा कहलाती है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन बी, गतिज ऊर्जा। अगला देखिए, जल के नीचे रहने के लिए जंतुओं द्वारा किस गैस का उपयोग किया जाता है? जल के नीचे रहने के लिए जंतुओं द्वारा किस गैस का उपयोग किया जाता है? शुद्ध कार्बन डाइऑक्साइड का, ये तो होगा नहीं, नाइट्रोजन भी नहीं होगा, कार्बन डाइऑक्साइड भी नहीं होगा, तो ऑप्शन सी बचा आपका, घुलित ऑक्सीजन। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, घुलित ऑक्सीजन। इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों आप लोग प्रेजेंट ऑफ माइंड से भी दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित यौगिक का IUPAC नाम क्या है? निम्नलिखित यौगिक का IUPAC क्या नाम है? तो CH3, CH, Br, CH2, CH2, CH3। तो दोस्तों इसको सीधे सीधे आप लोग याद रखिएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, 2 ब्रोमोपेंटेन। अगला क्वेश्चन देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस निम्नलिखित में से किसे गर्म करके विरचित किया जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस निम्नलिखित में से किसे गर्म करके प्राप्त किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जिप्सम। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। जिप्सम को जब 373 केल्विन पर गर्म किया जाता है तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनकर तैयार होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी जीवन प्रक्रिया ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज के विघटन का कारण बनती है? ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज के विघटन के कारण बनती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, किण्वन हो जाएगा, किण्वन। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी वस्तु का पृथ्वी पर भार 24 न्यूटन है, चंद्रमा पर उसका भार कितना होगा? चंद्रमा पर उसका भार कितना होगा? तो इस क्वेश्चन को दोस्तों हम पिछली वीडियो में कई बार आप लोगों को बता चुके हैं, तो आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट कीजिएगा ज़रूर। चलिए हम इसका क्वेश्चन आप लोग आंसर बताते हैं इसका। चंद्रमा की सतह पर उसका भार पूछ रहा है, तो चंद्रमा की सतह पर इसका भार होता है पृथ्वी के भार का 1/6 गुना, 1/6। तो 24 का हम लोग 1/6 कर देंगे, 24 का 1/6 कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 6 चौको 24, 4 न्यूटन। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, 4 न्यूटन। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी पिंड को एक समान गति में कहा जाता है यदि यह समान समय अंतराल में असमान दूरियां तय करे, तो एक समान गति कैसे कहेंगे दोस्तों? ये तो गलत हो जाएगा ऑप्शन। यह असमान समय अंतराल में असमान दूरियां तय करता है, ये भी गलत हो जाएगा। एक समान गति कहा जाता है जब समान समय अंतराल में समान दूरियां तय करते हैं, तो एक समान गति कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखिए,
मस्तिष्क को चिंतन गतिविधियों के लिए क्या उपयुक्त बनाता है? मस्तिष्क को चिंतन गतिविधियों के लिए क्या उपयुक्त बनाता है? तो इसका चिकना पृष्ठ, ये तो होगा नहीं। इसका हृदय से संबंध, ये भी नहीं होगा। कई न्यूरॉन्स वाली इसकी जटिल व्यवस्था। मस्तिष्क को चिंतन गतिविधियों के लिए क्या उपयुक्त बनाता है? तो कई न्यूरॉन्स वाली इसकी जटिल व्यवस्था चिंतन गतिविधियों के लिए उपयुक्त बनाता है। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी। कई न्यूरॉन्स वाली इसकी जटिल व्यवस्था मस्तिष्क को चिंतन गतिविधियों के लिए उपयुक्त बनाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, बड़े हॉल या ऑडिटोरियम में ध्वनि के कई परावर्तनों का प्रभाव क्या होता है? बड़े हॉल या ऑडिटोरियम में ध्वनि के कई परावर्तनों का प्रभाव क्या होता है? यह ध्वनि के एक समान वितरण में मदद करता है। यह ध्वनि के एक समान वितरण में मदद करता है। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए। इसका सही हो जाएगा, ध्वनि के एक समान वितरण में मदद करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी राशि विस्थापन समय ग्राफ में ढाल को निरूपित करती है? विस्थापन समय ग्राफ में ढाल को निरूपित करती है। चाल, रैखिक वेग, त्वरण, दूरी। तो विस्थापन समय ग्राफ कब होता है? जब विस्थापन समय ग्राफ, जब रैखिक वेग। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रैखिक वेग। विस्थापन समय रैखिक वेग। देखिए दोस्तों, इसके बारे में कुछ अधिक अतिरिक्त जानकारी है। समय के साथ विस्थापन में परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं। समय के साथ विस्थापन में परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं। तो विस्थापन समय ग्राफ रहेगा तो रैखिक वेग होगा। यहीं पर यह ग्राफ वेग समय का होता तो उसकी ढाल त्वरण को दर्शाती। वेग समय का ग्राफ होता तो उसकी ढाल त्वरण को दर्शाती। तो दोस्तों, ये थे रेलवे ग्रुप डी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 3 दिसंबर 2025 शिफ्ट 3 के क्वेश्चन है, रियल क्वेश्चन है। दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। दोस्तों, आप लोग चैनल पर थोड़ा सपोर्ट बनाए रखिए। तो दोस्तों, ये थे आज के अंतिम प्रश्न। तो दोस्तों, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपने इस पेपर में कितना स्कोर किया। और दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।